मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन कर कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बबीता झा जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका रुख करूं इससे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन कर राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 एक और नंबर है 01206127 चलिए सीधा बबीता झा जी का रुख करते हैं। बबीता जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम का पूरा नाम क्या है और ये किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम, आपने पूरा नाम ही पढ़ा है। इसको शॉर्ट में मदरसा एक्ट बोलते हैं। क्योंकि इसका मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट कह सकते हैं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट। तो इसका मदरसा एक्ट है 2004 का। और इस मदरसा तो हमारे देश में बहुत पहले से ही है। हमने 11वीं शताब्दी से मानते हैं। और जो यूरोपीय परिषद है, सॉरी ये शिक्षा परिषद है, उसका कहना है कि 13वीं शताब्दी से भारत में शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित होता रहा समय से, लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद भी इसमें एक रूपता नहीं थी। इसका कोई सेंट्रलाइज तरीका नहीं था कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेट होगा, कैसे इसमें जो सिलेबस होंगे वो क्या होंगे, सिस्टम क्या होगा। तो 2004 का जो मदरसा एक्ट लाया गया था, इसी पर्पज से लाया गया कि कम से कम इसका एक सिस्टमैटिक तरीके से और कर दिया जाए और एक रूप कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। क्योंकि कभी एक दूसरे मदरसा तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इन सब में एक रूपता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि इनका जो बेसिक पर्पस था मदरसे का, जो एजुकेशन है, ये इस्लामिक एजुकेशन के लिए है कि इस्लामिक एजुकेशन जो भी है बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि आधुनिक एजुकेशन जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कट जाए। इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 2004 में। बिल्कुल। और इस अधिनियम के तहत स्थापित मदरसा शिक्षा परिषद की संरचना का वर्णन क्या है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो होता है वो इसके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है और जनरली अल्पसंख्यक समुदाय से ही उनको नियुक्त किया जाता है जी, कि वो भी कोई इस्लामिक विद्वान ही हो, यही कोशिश किया जाता है। उनके अनुपस्थिति में काम करने के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। किसी कारण से अगर अध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो तो उपाध्यक्ष उनका काम करते हैं। उसके बाद एक सचिव होते हैं, सदस्य सचिव, जो कि बैठक कैसी होगी, कार्य प्रणाली जो भी होगा उसका मैनेजमेंट का काम देखते हैं। ये भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा जो इसके कुछ नामित सदस्य होते हैं, नामित सदस्य का जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो अलग अलग विषयों के जो होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के विद्वान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने विषय से रिलेटेड चीजों पर जो बोर्ड को सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और उनकी हेल्प करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कुछ विद्वान इसमें इस्लामिक स्टडी के भी विद्वान हो सकते हैं। आजकल और भी कई सब्जेक्ट मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके विद्वान भी हो सकते हैं। समाज के अलग अलग जो विषय होते हैं उसके अलग अलग विद्वान हो सकते हैं। इसमें ये नॉमिनेटेड होते हैं जी। इतना स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस एक्ट में। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को इस अधिनियम के तहत कौन सी मुख्य शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं? किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों को अगर आप बता सके तो। इनके कामों को मैं पहले पास करने के बदले इसको मैं 3 भागों में कैटेगराइज करती हूँ। ठीक है। पहला है इसका जो मैनेजमेंट है। मदरसा का जो भी इतने सारे लगभग 17,000 मदरसा है यूपी में, तो उन 23,000, 16,000 इसमें मान्यता है और बाकी 8,000 नॉन मान्यता प्राप्त है। तो उन सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से उनका जो मैनेजमेंट है वो एक तरह को एक रूपता आ जाए मैनेजमेंट में। तो ये उनका मैनेजमेंट को देखभाल करना, उसका पर जो एक तरह से ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना, सुपरविजन करना उसके मैनेजमेंट को। दूसरा होता है उनका जो सिलेबस है, जो बच्चों को पाठ्यक्रम है क्या पढ़ाया जाए, उस पर भी ये नजर रखते हैं
उसको भी मैनेज करते हैं ये बोर्ड। और तीसरा है जो शिक्षक उसमें होंगे, शिक्षक की ट्रेनिंग कैसी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनके वेतन क्या होंगे, ये सारा पावर जो है इनको इस एक्ट के द्वारा ही दिया गया है। इसको काम को अगर मैं रखूं, और हाँ, इससे भी एक मान्यता प्राप्त है, मान्यता देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है जी। कि जो भी मदरसे हैं उनको मान्यता कौन देगा। तो अगर मैं इसको 5 आपने कहा, तो अगर पहला तो मैं मानूंगी यही कि मान्यता देना, कि जो भी बोर्ड है मदरसा है उसको ये बोर्ड मान्यता देगा। इसके एक प्रक्रिया है, कुछ क्वालिफिकेशन है, मापदंड है, इसके लिए जो मानदंड मदरसा करेगा उस निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको मान्यता मिल जाएगी। दूसरा काम है सुपरविजन करना, कि इसका पाठ्यक्रम से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक का, जो मदरसे में जो मान लीजिए पेयजल है या नहीं, साफ सफाई है नहीं, टॉयलेट है या नहीं, ये सभी देखना। उसका जो भवन है, जहाँ बिल्डिंग है, जहाँ पढ़ाई होती है, वो जगह कैसी है, ये सब देखभाल करना भी उसका काम है। तीसरा जो इसका काम है, जो ये देखना कि टीचर जो है उसके क्वालिफिकेशन कितनी है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। चौथा है कि एग्जाम भी ये लेता है, एग्जाम तो मदरसा लेता है, लेकिन उसके लिए जो मैनेजमेंट है और एग्जाम जो इससे बड़े लेवल पे है, मतलब प्राइमरी से ज्यादा ऊपर का जो भी एग्जाम वो बोर्ड लेता है, ये इसका चौथा काम है। और पांचवा काम है जो इसके लिए कि रेगुलेशन बनाना, मदरसा के कैसे प्रबंधन होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए रेगुलेशन बनाने का और उसका सुपरविजन करने का पावर भी मदरसा बोर्ड को है। बिल्कुल। किसी मदरसे को मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया तो आजकल ऑनलाइन भी हो गया है। इसके लिए प्रक्रिया एक सिंपल सी है कि कुछ जो अगर आप अपना क्वालिफाइड है उस काम के लिए, जो भी मदरसा क्वालिफाइड है और उसके लिए कुछ कंडीशन है, सेट है, उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो एक फॉर्म फिलअप करके अब डिटेल से ही उनको देते हैं। डिटेल में होता है कि आप कब मान्यता, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है इसके लिए मदरसे का, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, शिक्षक की क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस, नाम, पता, मौलवी, टीचर कौन कौन है, और इन सब का डिटेल, ये सब कुछ उनको देना पड़ता है। अगर जमीन अपनी है तो उसका जो मालिकाना हक क्या है, उसका स्टेटस भी बताना होता है। ये सारा डिटेल देकर जो संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है। ये एप्लीकेशन अब ऑनलाइन भी हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद उनके जी हाँ कुछ पूछ रही जी, मान्यता ना मिलने या वापस लिए जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? मान्यता जिनको मिलती है उनको गवर्नमेंट से ऐड मिल सकता है, जिनको मान्यता नहीं मिली है उनको ऐड नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर इसको मिल जाना चाहिए, इसलिए अगर जहाँ पर ये सुरक्षित भी नहीं होता है, क्योंकि जिनको मान्यता नहीं हो वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, हो सकता है उनका बिल्डिंग वीक हो सकता है टीचर उतने क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए जो मदरसा वो चाहते हैं उनको क्वालिफिकेशन, ये मान्यता मिल जाए। एक शिक्षक वो सरकार से जो मिलना है ऐड, वो तो है ही, लेकिन इस ऐड के अलावा भी एक रिलायबिलिटी बनी रहती है, क्रेडिबिलिटी उनकी रहती है। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अपना जिस कारण नहीं मिला है वो पूरा करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस अधिनियम के अनुसार मदरसों का जो सिलेबस के निर्धारण के संबंध में क्या प्रावधान है? जैसे पहले था कि ये मुख्य रूप से इस्लामिक शिक्षा को ही केंद्र बनाता था और इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक शिक्षा, तो इसलिए इसमें इस चीज का ध्यान रखा गया जो धार्मिक शिक्षा है और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, दोनों में एक सामंजस्य बना रहे, एक संतुलन बना रहे। और अब इसमें ये कर दिया गया कि एनसीईआरटी का जो बुक है, जो भी सिलेबस है, इसको भी अडॉप्ट करना होगा। दोनों, पहले ये एक्ट में रखा गया था कि ये अनिवार्य नहीं था, पहले अनिवार्य नहीं था, चाहे तो मदरसा अडॉप्ट कर सकते थे, चाहे तो नहीं कर सकते थे। अब दोनों को रखना उनके लिए ये हो गया है, अनिवार्य है, दोनों को उनको रखना होगा। क्या इसमें दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी को शामिल करना अनिवार्य है? जी, अब अनिवार्य है, पहले नहीं था लेकिन अब अनिवार्य है, शामिल करना होगा। और इस एक्ट का और मदरसा को जो रेगुलेट करना बोर्ड का मुख्य पर्पस यही है कि आपको अपने जो शिक्षा है, अपनी परंपरागत शिक्षा है, ज्ञान है, वो भी आपको चाहिए, बच्चों को देना है, और प्लस वो आधुनिक शिक्षा जो है वो भी ग्रहण करे, उनसे कट नहीं जाए।
तो सिलेबस में बैलेंस को बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो जो बेसिक शिक्षा जो दी जाती है दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए, वहाँ भी धीरे धीरे एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जा रहा है। मदरसा भी स्टेप बाय जो है तो स्टेप बाय स्टेप उस पूरे सिलेबस को लागू कर रहा है अपने में। एक्स्ट्रा लग जाता है, दीनी तालीम उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है सिलेबस में। बिल्कुल। परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया क्या है? इन परीक्षाओं के प्रमाण पत्र कौन जारी करता है और उनकी अकादमिक मान्यता क्या है? इनकी जो जो क्लास 3 से तक परीक्षा, क्लास 5 तक की शिक्षा होती है, वो जो होता है ये मदरसा खुद लेती है, लेकिन उसके बाद का जो भी होता है प्रक्रिया निर्धारित होती है उनके लिए। उसके बाद के जो क्लास 10 को मौलवी कहते हैं, उसके बाद को कामिल कहते हैं जी। उसके बाद जो स्नातकोत्तर होता है, और उसके बाद तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि स्नातक यानी बीए और उसके बाद का जो डिग्री है वो यूजीसी दे सकता है, मदरसा को इसके लिए इंटाइटल नहीं किया है अब। लेकिन प्लस 2 तक की शिक्षा दे सकता है। तो 5 तक की मदरसा देती है। 5 से लेकर के 12 क्लास तक की शिक्षा जो है परीक्षा क्लास 10 और 12 की परीक्षा लेता है, बोर्ड लेता है, मदरसा बोर्ड लेता है। वही उसका प्रश्न पत्र जो भी उसका मैनेजमेंट है टोटल वही करता है, बोर्ड ही करता है, और प्रमाण पत्र भी वही जारी करता है। इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे मौलवी का है जो क्लास 10 है उसके इक्विवेलेंट मान्यता है, क्लास 12 के बराबर आलिम का मान्यता है, ऐसे इसको मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल। और इस अधिनियम में सहायता प्राप्त मदरसे यानी कि जो एडेड मदरसे हैं और गैर सहायता प्राप्त मदरसों के बीच क्या अंतर बताया गया है? जो एडेड शिक्षण संस्थान है यानी कि मदरसे हैं, उनके लिए तो ये है कि आपको कुछ चीजें निर्धारित की गई है, कुछ मर्द कुछ कैटेगरी की, इसमें आपको हेल्प मिल सकता है। तो हेल्प उनको मिलता है आधुनिकीकरण के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, जो आधुनिक पाठ्यक्रम के हिसाब से जो मदरसे में जो चाहिए जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको मिल सकता है, टीचर के वेतन के लिए, उनके जो और भी होते हैं जैसे ये होता है ग्रेजुएटी वगैरह के लिए उनको मिलता है। इससे उनकी क्वालिटी बेटर बन सकती है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट से एड ले ही, अदर तरीके से भी वो इनकम कर सकते हैं, जैसे डोनेशन लेना, स्टूडेंट से फीस लेना, अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट लेना, कोई बिजनेस करना कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर देती है तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्वालिटी बेटर, शॉर्ट में कहूँ तो क्वालिटी बेटर करने के लिए गवर्नमेंट एड मिल सकता है स्टेट गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है वहाँ से भी मिल सकता है। बिल्कुल। सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतनमान और सेवा शर्तों के अधिनियम क्या है? क्या नियम निर्धारित किए गए हैं? इसके लिए नियम भी मदरसा बोर्ड ने बनाया है जी। मदरसा बोर्ड को ये पावर दी गई है। तो जैसे कि पहले मौलवी ही अपॉइंट कर लिया करते थे शिक्षकों की, उनके लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके क्वालिफिकेशन के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब जैसे कि टीईटी होता है दूसरे शिक्षकों के लिए, उनके लिए भी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जो शिक्षक है उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सके। उनके भी ट्रेनिंग की जा रही है, जो बोर्ड का जो रेगुलेशन है कि शिक्षक भी ट्रेनिंग लेंगे। चूंकि आधुनिक विषयों की भी पढ़ाई हो रही है, उन विषय के भी शिक्षक आएंगे, तो उनका जो पूरा वेतनमान जो भी है राज्य सरकार के नियम के हिसाब से उनको दिया जाएगा। जो सहायता प्राप्त संस्थाएं होती है उनके लिए वेतनमान शिक्षकों की राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, और वेतनमान के अलावा और चीजों के लिए फिर उनकी जो छुट्टी होगी, कितनी छुट्टियां होंगी, कितना ग्रेजुएटी उनका कटेगा, जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए नियम कानूनी, इसने बोर्ड को ही नहीं बनाया है, वही उसी को ये पावर दिया गया है, वही बनाती है। हाँ, इसके लिए फंड देती है राज्य सरकार, फंड उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, रूल रेगुलेशन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन सब कुछ सुपरविजन उसका ही होता है, बोर्ड का ही होता है। बिल्कुल। मदरसा शिक्षा परिषद के वित्तीय स्रोत क्या क्या है? इसके वित्तीय स्रोत को 3 भाग में बांट सकती हूँ मैं मुख्य रूप से। एक फंड बनाया गया है इसके लिए, जिसको कहते हैं कि मदरसा बोर्ड फंड। एक तो राज्य सरकार इस फंड देती है, दूसरी जो एक केंद्र सरकार की योजना है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उसके तहत मदरसे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार भी देती है, जो फंड है कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर प्राइवेट पर्सन कोई दान देना चाहे
वो भी लिया जा सकता है, दान विदेशों से भी लिया जा सकता है, प्राइवेट पर्सन से भी लिया जा सकता है जी। अगर चाहे तो छात्रों से फीस भी ली जा सकती है। इस तरह से और बाकी तरीके से पैसे ले सकते हैं, लेकिन हम वो फंड में जो होगा वो मदरसे के पर्पज से ही, मदरसे के हित के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए, शिक्षा के लिए यूज किया जाएगा और कोई यूज नहीं हो सकता उसका। बिल्कुल। और हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया था? न्यायालय द्वारा दिए गए मुख्य तर्क क्या थे उस दौरान? और इसमें न्यायालय ने 2 कारण दिए थे। पहला कि इसने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है, तो इसमें के अनुसार धर्मनिरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हमने यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाता है, लेकिन आधुनिक शिक्षा या अदर जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देना ये धर्मनिरपेक्षता के विरोध में है। दूसरी बात है कि ये 21 जो है संविधान का 21A अनुच्छेद वो बच्चे को मौलिक शिक्षा देता है, शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, जो 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाई की मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की शिक्षा उनको दी जाती है, उनको जनरल शिक्षा से वंचित रखा जाता है, ये उनके अधिकारों का भी हनन है। तीसरी बात ये कहा कि इसमें यूजीसी जो है, हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा है, कॉलेज की डिग्री की जो है, पोस्ट डिग्री पोस्ट मास्टर की कोर्सेज जो है, पीजी, वो यूजीसी कंट्रोल करती है, लेकिन मदरसा जो है उसके कंट्रोल में नहीं आती है, वहाँ से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है जी। लेकिन यह इस टाइप के कोर्सेज भी स्नातक स्नातकोत्तर जिसको मास्टर और बैचलर कोर्सेज भी कर रही है। इन 3 ग्राउंड पर इसने पूरे इसको एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना था। बिल्कुल। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों और शिक्षकों पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ा? जैसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो है तो सबसे अधिक मदरसे हैं और सबसे अधिक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी जी। लगभग 17 लाख बच्चे और 23,000 मदरसे हैं वहाँ पर। इन बच्चों में एक चिंता की हो गई कि अब उनका क्या होगा। अब मदरसा तो असंवैधानिक हो गया, तो इस टाइप से चर्चा चलने लगी कि उनको किसी स्कूल में से शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको पढ़ाई का अधिकार तो नहीं छीना जा सकता है। एक कायोस का सिचुएशन हो गया कि कुछ भी निश्चित नहीं है, किस स्कूल में उनको शिफ्ट किया जाएगा, फिर उनके डिग्री का क्या होगा। अभी तक जो उन्होंने डिग्री ले लिया था, मिड सेशन में जाना पड़ेगा, तो उनका सेशन क्या होगा, उनका साल बर्बाद होगा। इस संबंध में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा था, केवल असंवैधानिक कर दिया था। तो इन तमाम स्थिति को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर के एक डर का माहौल भी हो गया था कि बच्चों का भविष्य खराब होगा, टाइम खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। बिल्कुल। और सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक क्यों लगाई? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में किन प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया? और इसको बिल्कुल तो नहीं रोक लगाना कहेंगे, पार्शियली रोक लगाया। इसमें 3-4 जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था। पहला कि धर्मनिरपेक्षता जो बेसिक स्ट्रक्चर का लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन किया था, दिया था, तो जिसका यूज किया था ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान संशोधन होगा उसके लिए लागू होता है, साधारण कानून पे नहीं होता है। ये राज्य ने की विधानसभा ने पास किया इस एक्ट को, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर का लॉ है, डॉक्ट्रिन है। दूसरा ये कहा गया कि आप जो है कि एक साथ अगर किसी प्रोविजन के कारण का वायलेशन हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते सारा कानून ही असंवैधानिक है। अब उस चीज को बताओ कि ये सेक्शन, ये एक्ट जो होता है, ये स्पेशल प्रोविजन जो है असंवैधानिक है, कि उसको स्ट्राइक करो, आप पूरे को नहीं कर सकते। और इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक्ट तो संवैधानिक है, एक्ट बना रहेगा। सिर्फ इसमें पार्शियली ये चीज चेंज किया कि जो बीए या ऑनर्स, बीए से ऊपर की जो डिग्री दे रहा था, वो चूंकि यूजीसी मान्यता प्राप्त नहीं है, वहां पर क्लैश कर रहा है, इसलिए उसे मान्यता, इसलिए वो नहीं दे सकती है मदरसा, वो नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज दे सकते हैं। तो पार्शियली इसको कहा कि हाँ, यहाँ पर ये सेक्शन गलत है, ये प्रोविजन गलत है, और वो इनकंसिस्टेंसी है यूजीसी एक्ट से। अदरवाइज मदरसा भी वैलिड है, शिक्षा भी वैलिड है। दूसरी पॉइंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल है,
तो कहा कि यहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा देने का जो अधिकार संविधान दे रहा है, आपको धार्मिक शिक्षा देने से नहीं रोका गया है। एक्ट केवल उसको रेगुलेट कर रहा है। तो रेगुलेट करना धर्म की शिक्षा के विरोध में नहीं माना जा सकता है। इससे फंडामेंटल जो राइट है वो नहीं वायलेट हो रहा है। बिल्कुल, ये मेन कहना जी। और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 यानी कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ कैसे संबंधित है, इस पर होने वाली बहस के मुख्य बिंदु क्या है? पहला तो यही है कि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या किसी एक संस्था को एक धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है किसी एक कम्युनिटी को? दूसरा है फिर लेकिन यही पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 29 जो है वो हर संस्था को अपने अंतःकरण का विश्वास जो भी करते हैं मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार देता है, राइट देता है। और 30 जो है वो कहता है कि अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये पावर देता है, ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों क्या एक दूसरे की क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हार्मोनियस से इसकी व्याख्या किया है। तो अब यहीं पर दो पॉइंट आते हैं कि क्या ऐसा जो राइट है किसी और इसको कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया गया? दूसरे धार्मिक संस्थाओं को भी अगर सभी अपनी अपनी धार्मिक शिक्षाएं देने लगेंगे तो देश की एकता का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इस टाइप की बहुत सारी बातें कही जाती है। क्या एक दूसरे से क्लैश कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोनों क्लैश नहीं कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है। लेकिन आपको जो अल्पसंख्यक समुदाय को अपने जो धार्मिक विश्वास है उसको मानने का, प्रचार करने का, उनकी प्रचार के लिए शिक्षा देने का, उनको प्रबंध करने का, प्रचार करने का सब कुछ का अधिकार है। लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए कि दूसरे के अधिकार से ये क्लैश ना करे। इसीलिए जहाँ पर ये हुआ कि दूसरे एक्ट से कर रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया और बाकी को कंटिन्यू रहने दिया कि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट अभी तक यही स्टैंड है। बाकी डिबेट के यही पॉइंट्स हैं। धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता कितने लोगों की या सबकी, ये बात जो है आ रही है विवाद के केंद्र में। ठीक है बबीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतने महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।